बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरी तमाम यूट्यूब पर देखने वाले बहन भाई खैरो खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से इस नेक महीने के सदके दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपकी और हमारी सारी मुश्किलात आसान करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ करते हैं हम अपनी आज की वीडियो का आगाज। और काफ़ी बहन भाई रोज़ाना जो वीडियो अपलोड करती हूँ उस पर कमेंट करती हैं और उनका गिला शिकवा यही होता है कि बाद ये आप हमें रिप्लाई क्यों नहीं करती। तो उन सब के गिले शिकवे दूर करने के लिए कल मैंने लगाई थी पोस्ट, और उस पोस्ट पे जिन बहन भाइयों ने कमेंट किए आज उनके कमेंट के ऊपर डिटेल के साथ वीडियो बनाने जा रही हूँ। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल आरजे महविश को सब्सक्राइब नहीं कर चुके तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो सबसे पहला कमेंट हम शामिल करेंगे साजिद टालपुर का। इसका कमेंट मैं पहले इसीलिए शामिल करूंगी क्योंकि इस कमेंट ने मुझे अंदर से झंझोड़ के रख दिया। हाँ, एक इंसान जो अंदर से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ के बावजूद ऑन कैमरा मुस्कुराता हुआ नजर आए और उसको छेड़ दिया जाए ऐसा कमेंट करके, तो सबसे पहले मैंने सोचा इस भाई को तसल्ली दे जवाब दे दूं। लिखती है, मेरा सवाल ये है कि आपको कितनी उम्र बाद पता चला कि ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल है। साजिद टालपुर, मुझे उम्र का तो अंदाज़ा नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि 16 साल की उम्र में मुझे मेरी सगी माँ ने एक बहुत ही बड़ी उम्र के आदमी के हाथों बेच दिया, सिर्फ इस वजह से कि मेरी माँ गुर्बत के हाथों तंग थी और उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। जब मुझे निकाह करके उस घर में रुखसत कर दिया गया तो वो शौहर मेरा जो था पहले से शादीशुदा था, उसके 3 बच्चे थे। उसकी माँ यानी कि मेरी सास का बुरा सलूक, मेरी सौतन का मेरे साथ बुरा सलूक, ऊपर से मेरे शौहर का बेजा मार पीट और मुझे तशद्दुद का निशाना बनाना, यहाँ तक कि घर के टोटली काम भी छोटी उम्र में मुझसे करवाने, और यहाँ तक कि मुझे घर के कोड़ा भी मुझे फेंकने के लिए भेजा जाता था। अगर मैं किसी बात पे इनकार करती थी तो मुझे मार पीट का निशाना बनाया जाता था। और उस छोटी सी उम्र में 16-17 साल की उम्र में जब अल्लाह ने मुझे मुस्कान ज़ारा दी और मैं छोटी उम्र में माँ बन गई तो मैं मर भी नहीं सकती थी, जी भी नहीं सकती थी। जब मैं अपनी मासूम बच्ची की तरफ देखती थी तो मैं सब कुछ चुपके से बर्दाश्त करती थी। तब मुझे पता चला कि ज़िंदगी बहुत ही बड़ी मुश्किल है एक औरत के लिए जिस औरत के सर पर कोई ना हो। क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जब बेच दिया और उस इलाज से मतलब उन पैसों से उसने इलाज करवाया तो वो भी अपने इलाज से जांबर ना हो सके और इस दुनिया से चली गई। उसके बाद मेरा बाप जो था वो पहले ही मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गया था। मैं बहुत छोटी थी, 5-6 साल की, मुझे अपने बाप की शक्ल तक याद नहीं। पीछे एक भाई था जिसने पलट के मेरी बात भी नहीं पूछी थी। तो जब नज़र दौड़ाती थी तो कोई अपना नज़र नहीं आता था, फिर मुझे लगता था कि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। नेक्स्ट कमेंट हम शामिल करेंगे इरफान यासिन का। लिखती हैं, बाजी आप अल्लाह ताला के घर कब जा रही हैं? प्यारे भाई 2019 में मैंने उम्रा किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और नेक्स्ट भी दिल में ख्वाहिश बहुत ज़्यादा है। बाकी आपको पता है जिम्मेदारियां, और मेरे पास वाहिद जरिया मुआशा यूट्यूब चैनल आरजे महविश है जिससे मैं जो भी इनकम आती है उससे मैं अपने 6 बच्चों की और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करती हूँ। मैंने दूसरी शादी सिर्फ इसलिए की थी कि मेरा जो दूसरा शौहर होगा वह मेरे बच्चों के ऊपर सर पर हाथ रखेगा, मेरे बच्चे जो हैं किसी मर्द के साए में आ जाएंगे और मैं कुछ कमा लूँगी, कुछ मेरा शौहर मुझे देगा, तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन शायद मेरे नसीब में मर्द का सुख नहीं था, इसीलिए दूसरे शौहर ने भी मुझे जलीलो ख्वार किया हुआ है। तो आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला बहुत जल्द मेरी जो है ना जिम्मेदारियों से मुझे कुछ आज़ाद करे और मैं कुछ अल्लाह ताला के घर की तरफ जो है ना जा सकूँ। बाकी दिल में बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है। नेक्स्ट है जी कमेंट रहमान अब्दुल्ला का। इन्होंने बहुत बड़ा कमेंट लिखा है। लिखती हैं, आपकी फ़िटनेस का राज क्या है? आप मेकअप कैसे करती हैं? और जो आपकी बेटी मुस्कान ज़ारा इस दुनिया से चली गई है उसके कपड़े जो है ख़त्म दिलवाने के बाद आपने किसको दे दिए थे? आपने ईद के लिए कपड़े लिए या नहीं लिए? और उसके अलावा आपके शौहर के साथ आपका क्या मसला चल रहा है? प्यारे भाई, जो शौहर के साथ मसला चल रहा है वो मैंने पूरी खुली किताब की तरह अपनी ज़िंदगी अपने यूट्यूब पर रखी हुई है। बाकी ये और बात है कि कुछ लोग इस बात पे यकीन करती हैं, मेरी तकलीफ समझती हैं, और कुछ लोग जिनमें इंसानियत नहीं होती वो उल्टा व्यूज़ के लिए ड्रामा समझती हैं। बाकी मैंने अपनी ज़िंदगी की कोई भी बात नहीं छुपाई, अपनी खुशी शेयर की, अपना दुख शेयर किया, सिर्फ ये सोच के कि अगर मैं इस दुनिया से चली गई तो दुनिया को पता चलना चाहिए कि एक औरत कितनी मुश्किलों से गुजर कर लड़ती लड़ती इस दुनिया से जद्दोजहद करते गई है। बाकी ये नहीं कि कोई मेरा तमाशा बनाए। बाकी जो मेरा तमाशा बनाती हैं उनके घर भी माएँ बहनें हैं, वो भी इंसान है, ज़िंदगी में उनके ऊपर भी कोई ऐसे हालात आ सकते हैं। बाकी मेरी फ़िटनेस का कोई राज नहीं है। मैं 7 बच्चों की माँ हूँ। 5 बच्चे जब मेरे हुए, नॉर्मल डिलीवरी हुई तो मैं बिल्कुल फिट रही, और ये जो 2 छोटी बेटियां मेरी सहर फातिमा और मुस्कान हुई ये बड़े ऑपरेशन से हुई हूँ। उसके बाद 19-20 का फ़र्क हो गया है काफ़ी, तो नई लोगों की तरह मैं फैल गई। बाकी पहले से मैं मोटी हो गई हूँ। बाकी मेकअप मैं बिल्कुल सिंपल यूज़ करती हूँ, कभी किया तो मस्कारा लगा लिया, हल्का सा लाइनर लगा लिया। बेस जो होता है मेरे पास वो अच्छा होता है। बेस की कभी मैं वीडियो अगर आप लोग कहेंगे तो वो बेस दिखा दूंगी। पहले भी मैंने 1-2 बार बेस अपना दिखाया हुआ है जो बेस मैं लगाती हूँ।
बाकी ज़्यादा कोई मेकअप नहीं करती। बाकी मुस्कान ज़ारा के कपड़े मैंने मुख्तलिफ गरीब लोगों में बांट दिए थे। ख़त्म दिलवाने के बाद 3-4 सूट रखे थे जो अभी मायरा के इस्तेमाल में है। मैंने कहा चले बहन पहनेगी। तो ईद के कपड़े भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने ले लिए। बाकी छोटी सैर फातिमा और मुस्कान ज़ारा के रहते हैं। मैंने ये सोचकर उनके कपड़े नहीं लिए कि शायद उनका बाप तो जिंदा है, शायद वो ले दे। देखती हैं अगर वो लेकर देगा तो ठीक, नहीं लेकर देगा तो फिर उनके भी मैं खुद ले लूँगी। बाकी बच्चों के ले लिए मैंने, अपने भी ले लिए और बड़ी मुस्कान ज़ारा के ख़त्म का भी मैंने सूट ले लिया है। नेक्स्ट कमेंट शामिल करती हैं फ़ाहद गुरचानी का। लिखती हैं एक तो आप ये बताएं कि आपकी कौम क्या है, मतलब कास्ट क्या है। दूसरे नंबर पे आप कौन से शहर से ताल्लुक़ रखती हैं। जी फ़ाहद गुरचानी, मेरी कौम जो अब्बू की तरफ से है वो कुम्हार फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन जो मेरा पहला शौहर था वो मुहाजिर था, बोदला फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। और उसके बाद कौन सी सिटी से ताल्लुक़, मेरा ज़िला डेरा गाजी खान है, तहसील मेरी कोट चुट्टा है और कोट चुट्टे बाईपास के ऊपर मेरा घर है। और उसके बाद जवेद का कमेंट शामिल करते हैं। जवेद लिखती हैं कि आप प्रमोशन, आपसे प्रमोशन कराएं तो कैसे कराएं, आप अपना राब्ता नंबर बताएं या राब्ता करें। तो आप इसी वीडियो में जावेद कमेंट करें, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगी। अगर आप अपना नंबर सेंड करेंगे तो फिर मैं आपसे राब्ता भी कर लूँगी। उसके बाद नेक्स्ट, इनका नाम समझ नहीं आ रहा, ये लिखती हैं आपके नज़दीक भरोसे का असल मयार क्या है और किस हद तक सुलह एक मजबूरी बन सकती है। आपने बहुत ही खूबसूरत कमेंट लिखा है। वाकई आपके नज़दीक नहीं, हर उस इंसान के नज़दीक भरोसे का असल मयार क्या होगा जो इंसान शक्की मिजाज होगा, जो इंसान शक करे, खाम खा जलीलो ख्वार करे, वो रिश्ता फिर मजबूरी बन जाता है। इंसान बच्चों की तरफ देख के निभाने की कोशिश करता तो है, लेकिन यकीन करें वो रिश्ता फिर रिश्ता नहीं रहता, बोझ बन जाता है। उसके बाद ये गुलाम अब्बास लिखती हैं माशाल्लाह बाजी, आप मर्दों की तरह घर संभालती हैं। अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की और कामयाबी दी। आपने अपना घर यूट्यूब चैनल से बनाया, इसके अलावा सर्किट कैसे चलाती हैं घर का। प्यारे भाई, मेरे सर्किट तो कोई नहीं, अल्लाह बेनियाज है, वो देने वाली ज़ात है। मैं तो एक हीला हूँ, बच्चों के लिए जद्दोजहद करती हूँ। बाकी मेरा ज़रिया मुआश सिर्फ यूट्यूब चैनल आरजे महविश है। इसके अलावा कभी मुझे टाइम मिलता है तो टिकटॉक पे बैठ जाती हूँ, वहाँ पे भी बहुत बेहयाई है, बेहया औरतों को मतलब प्ले होता है, लेकिन 100 में से कोई एक कभी कभार आए तो हमें भी अच्छा प्ले हो जाता है। बाकी इसके अलावा मेरा सर्किट चलाने का ज़रिया मुआश और कोई नहीं है और मेरे पास कुछ बचता भी नहीं है। जो भी आता है 1 लाख आए, 50,000 आए, 60,000 आए, आते मेरी इतनी है, ज़्यादा इनकम मेरी नहीं आती। $150 $200 बनता है यूट्यूब से, उससे बड़ी मुश्किल से बिजली का बिल, वाईफाई का बिल, बच्चों की ज़रूरियात है ज़िंदगी, किसी के जूते नहीं है, किसी के कपड़े नहीं है, कोई बीमार है, तो इस तरह से बस अल्लाह पाक बेनियाज है, बस मैनेज कर ही लेती हूँ। बाकी बचत नहीं है मेरे पास कुछ भी है। मियाँ सैफुल्ला लिखती है मेरा सवाल है कि आपका घर किस जगह है। जी मेरा घर डेरा गाजी खान के तहसील कोट चुट्टा के है, बाईपास के ऊपर है मेरा घर। मोहम्मद असलम डेरा गाजी खान से, अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है कि आप फ़िक्र सराइकी चैनल पर काम क्यों नहीं करती, पहले आप वहाँ पे वीडियोस बनाती थी। जी मैंने स्टार्टिंग यूट्यूब पर फ़िक्र सराइकी वालों के साथ की थी और वो मुझे पर मंथ के हिसाब से पैसे देते थे, लेकिन उसके बाद उनका वो फ़िक्र सराइकी चैनल डाउन हो गया तो फिर मैंने उनके साथ काम करना छोड़ दिया। मैंने अपने चैनल यूट्यूब चैनल आरजे महविश पर फोकस कर लिया। उसके बाद उन लोगों ने कभी नहीं कहा कि आप हमारे साथ काम करो, तो मैं भी कभी नहीं गई अब। तो उसके बाद आयशा लिखती हैं आप पंजाबी स्पीकिंग हो, सराइकी हो, आप जो है ना मैं डिटेल के साथ बताएं क्योंकि कुछ वीडियोस में मैंने आपको पंजाबी बोलते देखा है। तो प्यारी बहना आयशा, मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैं प्योर सराइकी हूँ। मेरे अब्बू अम्मी दोनों सराइकी थे, लेकिन मेरी शादी पंजाबियों में हुई थी। जो मेरा पहला शौहर था वो पंजाबी था, लिहाजा इतने साल उसके साथ ज़िंदगी गुजारी तो मेरे बच्चे भी पंजाबी बोलते थे, तो मैं भी वहाँ पंजाबी बोलना सीख गई थी। बाकी मैं पंजाबी नहीं हूँ। और नेक्स्ट आयशा का कमेंट है आप बहुत आजमाइशों से गुजरी हैं, आपके तजर्बे से अपने तजर्बे से बताओ कि मर्द वफादार हो सकता है। मर्द बिल्कुल वफादार नहीं हो सकता माजरत के साथ, क्योंकि 99% मर्द ही मेरी वीडियोस को देखती हैं। लेकिन मेरा जो ज़ाती तजर्बा है, जितने मर्दों का मेरे साथ या मेरा मर्दों के साथ वास्ता पड़ा, तो मर्द मेरे लिए काबिल भरोसा चीज़ नहीं है। मर्द चाहे यकीन करें जितनी मर्जी कस्में उठा ले, तो मर्द पे कभी भरोसा एक औरत को नहीं करना चाहिए। मर्द कभी भी कहीं भी किसी मोड़ पे धोखा दे के छोड़ के चला जाता है और जिल्लत औरत के हिस्से में आती है, लिहाजा मर्द के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट हम शामिल करेंगे ईमान का। ईमान डीजी खान से लिखती हैं कि आपने अपने मकान का नक्शा कहाँ से बनवाया। तो प्यारी बहना, कौन सा कोई मैंने कोठी बनवाई हुई है जिसके नक्शे बनवाने की मुझे ज़रूरत पड़ती। 6 मरले का प्लाट लिया था, फिर मिस्त्री भाइयों ने मशवरा दिया कि बाजी इस तरह से बनाती हैं, तो साथ में मैंने भी एक्सेप्ट किया और इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर बन गया। बाकी कोई कोठी नहीं है जिसका मैं नक्शा बनवाती।
नेक्स्ट कमेंट लिखती हैं काजिम लिखती हैं, आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन कौन सा था और आपकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन कौन सा था। मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन तो कोई ऐसा ख़ास नहीं है जो मुझे याद रह जाता, बस छोटी उम्र से ही ज़िंदगी मुश्किलों में गुजरी। लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन वो था जिस दिन मैंने यहाँ पे प्लाट लिया था और मैंने अपने घर की बुनियाद रखी थी। मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा और खुशी वाला दिन वो था। और मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा वो दिन था जिस दिन मेरी प्यारी सी मासूम सी बच्ची मुस्कान ज़ारा इस दुनिया से चली गई। कुलख्वानी तक तो सब लोग मेरे घर में थे, लेकिन जिस दिन कुलख्वानी हो गई उसके बाद पूरे रिश्तेदार जो भी हमारे थे सब अपने घरों को चले गए और मैंने अपने घर की तरफ नज़र दौड़ाई तो खाली घर। पहले तो हम दोनों माँ बेटी एक साथ होते थे, लेकिन जब मैंने अपने घर को देखा खाली खाली, छोटे मासूम बच्चे मायरा, जीशान, फैजान ये निकल गए बाहर खेलने, तो पूरे घर को जब मैंने नज़र दौड़ाया मुझे मुस्कान कहीं नज़र नहीं आई। तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा तकलीफ दे दिन वो था जिस दिन मैंने, यकीन करें, मुझे ऐसे लगता था कि मैं अपने घर को देखूंगी तो मेरा कलेजा फट जाएगा। मैं जहाँ जहाँ मुस्कान बैठती थी, खेलती थी, मुझसे बातें करती थी, काम करती थी, जब वहाँ मैं नज़र दौड़ाती थी और मेरा कलेजा फटता था कि हाय मुस्कान अब हमेशा के लिए मेरे साथ नहीं होगी, मुझे अकेली ज़िंदगी आगे जीनी होगी। तो ये मेरे लिए सबसे बुरा और तकलीफ दे लम्हा था। और आयशा ने फिर से लिखा, ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त कौन सा था? जिस दिन मेरी बेटी चली गई उसके बाद मुझे अकेले जद्दोजहद करने के लिए खड़ा होना पड़ा। मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त वो था आयशा। उसके बाद इस भाई ने लिखा, तुम अपने बच्चों को वीडियो में ना लाया करो, तुम्हारे बच्चों को नज़र हो जाती है इसीलिए बच्चे बीमार होते हैं। प्यारे भाई, अगर मैं अपने बच्चों को ना लाऊं तो खुद मुझे अकेली को कौन देखे। अकेली रोज़ाना मैं से बोल बोल के आप सबको मज़ीद बोर कर दूं। तो आपको पता है व्लॉगिंग है, व्लॉगिंग से ही हमारी जो यूट्यूब की इनकम आती है उससे घर चलता है। तो बच्चे मासूम हैं, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में है, कुछ नहीं होता, जो नसीब में तकलीफ़ लिखी है वो आके रहनी है। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट इनका है, आपके वालिद का नाम क्या है और अपने वालिद के बारे में कभी कुछ बताती क्यों नहीं। जिस वालिद को प्यारे भाई मैंने कभी देखा ही नहीं, वो मेरे बचपन में ही फोत हो गया, तो उस वालिद के बारे में मैं आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करूं। मैं बहुत छोटी थी, मुझे अपने अब्बू की शक्ल भी याद नहीं और उस टाइम कोई कैमरे भी नहीं होते थे, कोई तस्वीरें वगैरह भी नहीं अब्बू की थी कि मैं कभी आप लोगों के साथ कुछ शेयर करती। हाल है चाचा खोजी आपके बारे में गलत वीडियोस क्यों बनाता है। तो आपको पता है जब एक इंसान थोड़ा सा मुआशरे में अपना नाम और मकाम बना ले तो 10 कुत्ते उसके पीछे लग जाते हैं और उन 10 कुत्तों में ये एक कुत्ता है। आपको पता है इसका यूट्यूब चैनल है, इसको कोई देखता नहीं है, जो अपनी ये वीडियो बनाता है उस पर उसके व्यू नहीं आते हैं, लिहाजा ये मेरे ऊपर भौंक कर वीडियो बनाता है तो उस पर 1000-1500 व्यूज आ जाते हैं। तो मैं भी इस चीज़ को सोच कर खामोश हो जाती हूँ कि कल चले कोई बात नहीं, मेरे जरिए से मेरे ऊपर भौंक कर कोई रोजी तो कमा रहा है। और जी नेक्स्ट कमेंट है, जी सवाल कोई नहीं, बस शिकायत है आपसे कि आप अपने चाहने वालों को मिलती क्यों नहीं। हम फाजलपुर से आए थे अपनी फैमिली के साथ, आपके हस्बैंड ने कहा कि मेरी बीवी घर नहीं है। तो सबसे सच्ची और कड़वी बात यह है कि मेरे हस्बैंड का काम ही यही है, जो भी घर के बाहर फैन आए उनको दरवाजे से ही भगा देता है। वो उसके साथ अब मैं लड़ूं झगड़ूं कुछ हो तो नहीं सकता, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आए थे तो आप अपनी फैमिली को अंदर भेज देते। जो भी फैमिलीज आती हैं औरतें अगर अंदर आ जाए तो वो उनको नहीं रोकता, बाकी जो अकेले मर्द आते हैं उनको वो दरवाजे से भगा देता है। और वैसे मैं भी उससे इस बात पे झगड़ा नहीं करती कि अब मैं मर्द जात कोई आ जाए तो उसके साथ क्या मिलूँ और उनको क्या कहूँ। तो नेक्स्ट कमेंट हम शामिल करती हैं, बाजी आप आपका रेगुलर व्यूवर हूँ, सऊदी अरब से, रियाज है मेरा नाम। आपके शौहर से अलहदगी क्यों हुई और आपका जो पहला शौहर था वो जिंदा है या मर गया है और आपके बच्चों को खर्च देता है या नहीं। तो प्यारे भाई, मेरे शौहर पहला जो नशई था जिसकी वजह से मैंने उससे अलहदी इख्तियार की और उसने कभी खर्च नहीं दिया क्योंकि वो खुद कमाने लायक है नहीं, वो खुद नशा करता है, नशे में धुत होता है, लिहाजा वो जिंदा है, अभी तक अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा है। नेक्स्ट कमेंट है, आपके घर ऐसी जगह क्यों है जहाँ पे साथ में कोई पड़ोसी ही नहीं है। प्यारे भाई, अपने हालात की तरफ देखकर मैंने यहाँ पे कुछ सस्ता मिल रहा था प्लाट, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लाट लिया। अगर मैं कहीं शहर में सिटी में लेती, अगर कहीं आबादी में लेती तो वहाँ पे बहुत महंगे प्लाट थे, 4 लाख रुपए मरला, 5 लाख रुपए, मुझे यहाँ पे 1.5 लाख रुपए मरला मिला था। सो मैंने अपने हालात की तरफ देख कर यहाँ पे ले लिया था। बाकी कोई नहीं, अल्लाह ने कभी मेरे ऊपर कोई मुश्किल टाइम नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में हिम्मत भी है, बाकी अल्लाह पाक का करम भी है, कभी कोई मुश्किल पेश नहीं आई मुझे यहाँ पे। उसके बाद जी नेक्स्ट कमेंट, ये काफ़ी दिनों से ही हमें कमेंट करती हैं, इनका नाम है जी मेहरबान, लिखती हैं, आरजे महविश मेरा कमेंट लाजमी शामिल करना, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, दुबई में रहता हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ,
आपको दिल से प्यार करता हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो मेहरबान साहब, आपके काफ़ी दिनों से कमेंट में आ रहे हैं, देख रही हूँ आपके कमेंट में इग्नोर कर देती थी, डिलीट कर देती थी। तो मेहरबान साहब, मैं आपकी दिल से इज्जत करती हूँ क्योंकि आप मेरे सबसे पहले व्यूवर हैं, आप मेरी वीडियो को देखती हैं। आपके देखने से ही शायद हमारा घर चल रहा है, क्योंकि आप जैसी ऑडियंस मेरे लिए काबिल एहतराम है। दूसरे नंबर पे रही बात प्यार की, तो प्यार व्यार के लिए मेरे भाई मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बाकी 1 से 2 मर्दों पे भरोसा करके मैंने देख लिया कि प्यार क्या चीज़ होती है। प्यार पे भरोसा करके अगर इंसान किसी के साथ ज़िंदगी का फैसला कर ले तो वो आगे किस हद तक आगे चलकर जलील करता है। लिहाजा मेहरबान साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और कोई अच्छी बीवी दे जिससे आप शादी करो। मोहम्मद नदीम का कमेंट, नेक्स्ट कमेंट है मोहम्मद नदीम का। बाजी, मेरा सवाल है कि आप किस मशहूर यूट्यूबर से मिलने की ख्वाहिश मंद हैं? जवाब ज़रूर देना। मेरी नज़र में कोई यूट्यूबर फेमस नहीं है, हर कोई बस अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खींच रहा है। लिहाजा मुझे किसी से मिलने की ख्वाहिश नहीं है, और मैं वाहिद यूट्यूबर हूँ जिसने कभी किसी के दरवाजे पर जाकर कुंडी नहीं खटखटाई। अपने दम पे मेहनत की, किसी का बुरा नहीं किया, किसी के बारे में बुरी वीडियोज़ नहीं बनाई। अपने दम पे मैं फ़ख्र के साथ कहती हूँ कि डीजी खान के इलाके में मैंने उस टाइम इस फील्ड में कदम रखा जब किसी को पता भी नहीं था कि यूट्यूब से पैसे भी मिलते हैं, और अपने दम पे थोड़ा है बहुत है नाम मकाम बनाया। आज तक मैं फ़ख्र के साथ कहती हूँ, मैं किसी यूट्यूबर के पास चलकर नहीं गई कि मुझे प्रमोट करो या मेरे साथ वीडियो बनाओ। मेरे चैनल पर आप लोग जाके देख सकते हैं। बाकी जो यूट्यूबर मेरे घर पर आए मैंने जितनी हो सकी उनकी सपोर्ट की, उनके साथ वीडियोज़ बनाई। बाकी मुझे ख्वाहिश नहीं है किसी भी यूट्यूबर से मिलने की। नेक्स्ट कमेंट हम शामिल करती हैं, लिखती हैं जवाब भी ज़रूर दिया करें। बिस्मा लाइफ ऑफिशियल वालों के साथ पहले आप वीडियोस बनाती थी, अब उनके घर क्यों नहीं जाती? प्यारे भाई, बिस्मा लाइफ ऑफिशियल वालों ने चैनल बनाया, वो मेरे घर आए, मैंने जितनी हो सकी उनकी सपोर्ट की, और जिस हद तक मतलब मैं उनके साथ वीडियोस बनाती थी, रोज़ाना भी वो आ जाते थे तो मैं उनके साथ वीडियोस बनाती थी। कभी मैंने उनसे 1 रुपया नहीं लिया, ना दिल में कोई लालच रखा। बाकी उनका नसीब था कि उनका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं कर सका, तो उसके बाद वो लोग अपना घर जब बनाया उन्होंने, तो वो लोग मुझसे मिलना जुलना छोड़ गए। शायद उनका काम सिर्फ यूट्यूब की हद तक था। मैं उसको भाई को दिल से भाई समझती थी और अभी भी समझती हूँ, उसकी बीवी को बहन समझती थी और अभी भी समझती हूँ। लेकिन वो लोग शायद अपने यूट्यूब चैनल तक थे। जब उनका चैनल चलता रहा वो मेरे साथ आते रहे, बहन भाई बने रहे। जब उनका चैनल उन्होंने छोड़ दिया, उनका चैनल आगे नहीं बढ़ सका, तो उन्होंने मेरे घर भी आना छोड़ दिया। नेक्स्ट कमेंट शामिल करती हैं जोया शहजादी का। लिखती हैं कि बाजी कोशिश किया करें कि 1 वीक में मुस्कान की कब्र का चक्कर जब लगाएं तो हमें उसकी कब्र पर वीडियो बनाकर हमारे साथ भी शेयर किया करें, क्योंकि हमें मुस्कान की बहुत याद आती है। जोया, बेशक आप वाकई सही कह रही हैं, आपको मुस्कान की याद आती होगी। मुस्कान कोई भूलने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन मैं भी एक माँ हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी जवान बेटी की कब्र पे जाऊँ, उसके बाद रोज़ाना वीडियोस बनाऊँ और आकर आप सबके साथ शामिल करूं। जब मैं वहां जाती हूं तो फिर शायद मुझे अपना होश नहीं रहता, लिहाजा माजरत। और सबसे आखिर में मैं कमेंट शामिल करूंगी इस भाई का। लिखती हैं कि आप झूठी हो, आपने बोला कि मेरी शौहर से अलहदगी हो गई है, लेकिन आपको और आपके शौहर को हमने हॉस्पिटल में देखा था जब मुस्कान ज़ारा को आपने जो है ना एडमिट किया हुआ था। तो भाई आप खुद झूठे होंगे, मुझे ज़रूरत नहीं है झूठ बोलने की। जब मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई तो साफ ज़ाहिर बाप था, मैंने उसको कहा, उसको बुलाया, मैंने कहा अपनी बेटी को ले चलो, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा नाजुक है। तो हम उसको इकट्ठे हॉस्पिटल लेके गए, 3-4 दिन वहाँ पे एडमिट रखा, और जो भी पैसे लगे वो बाप था उसने अपनी बेटी पे लगाए। 60 से 70 हज़ार मेरी बेटी पे लगा तो वो उसका बाप था उसने लगाया। इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है? अगर मैं झूठी होती तो मैंने टिकटॉक पे वीडियो भी बना के डाली थी। मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की? पहले शौहर भी वो नशई था, वो भी अपनी बच्चों की जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो गया, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। और अब इस शौहर को भी अगर कोई इसकी बच्चियों को तकलीफ हो, अल्लाह ना करे मुस्कान ज़ारा को कुछ हो जाता, तो कल को यही शिकवा वो करता मुझसे, लोगों से भी यही कहता कि मेरी बेटी की इतनी तबीयत खराब रही और इस औरत ने मुझे बताया तक नहीं। लिहाजा जब मैंने उसको बताया वो खुद आया, उसके साथ हम गाड़ी पे लेकर अपनी बेटी को गए और वहाँ जितने दिन एडमिट रहे तो उसने अपनी बेटी के साथ रहा, उसने अपनी बेटी का इलाज करवाया। उसके बाद भी अभी वो आता है, अपनी बेटी को ले जाता है। इसमें ना झूठ बोलने वाली बात है और ना ही मुझे ज़रूरत है झूठ बोलने की। बाकी आप जैसे लोगों की सोच पे मैं पूरी नहीं उतर सकती। तो ये वो कमेंट थे प्यारे बहन भाइयों जो मैंने शामिल किया। अगर किसी के कोई कमेंट रह गए, क्योंकि 300-400 कमेंट आए हो, तो उस पर अगर मैं वीडियो बनाने बैठ जाती तो बहुत बड़ी वीडियो बनती। लिहाजा मैं उन सब बहन भाइयों से माजरत खाऊं जिन्होंने काफ़ी सारे कमेंट किए, जिनके कमेंट मुझे ज़रूरी समझे, मैंने जवाब दिए। बाकी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप इसी वीडियो में कमेंट में कर दें, सुबह जो वीडियो बनाऊंगी उसमें शामिल कर दूंगी। मिलेंगे सुबह किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपनी बहन आरजे महविश को अपनी दुआओं में याद रखिए जी। अल्लाह निगहबान।